अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपके बुजुर्ग उससे डरा करते हैं, पता नहीं क्यों। बच्चे डरते हैं, मुझे नहीं समझ आती क्यों डरते हैं, पता नहीं डरते हैं। हाँ ये है कि वो कहीं थी आखिरी दिन, आखिर में जो पढ़ाते हैं वो समझ नहीं आता है। नहीं है। बिजनेस की जिंदगी का मकसद प्रॉफिट कमाना, और ऑर्गेनाइजेशन इदारा, कोई भी इदारा, इंस्टीट्यूशन। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो काम कर रहे हैं सिस्टम के तहत। और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी का मकसद प्रॉफिट कमाना है तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर प्रॉफिट कमाना नहीं है तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, खिदमत करना नहीं सिर्फ कह सकते, किसी खास मकसद के लिए है, प्रॉफिट कमाना नहीं है मकसद। जैसे कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, हाँ जी ये ईदी हो गया जैसे, या कोई वेलफेयर ट्रस्ट है, हाँ जी शौकत खाना हो गया, हॉस्पिटल, और आई कैप हो गया। नहीं तो इसके कौन से ओनर हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं, ड्राइंग्स करते हैं? कोई नहीं अभी है। सीएमएच हॉस्पिटल हो गया, चले। कोई स्पोर्ट्स क्लब है, और कोई लाइब्रेरी हो सकती है, वगैरह वगैरह। इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और बेशक ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, लेकिन इनके खर्चे पूरे करने के लिए सिर्फ इनको डोनेशन ही नहीं आती होंगी, ये खुद भी कुछ ना कुछ पैसे जनरेट करते होंगे। लेकिन वो कमाने का मकसद प्रॉफिट कमा के फिर ओनर्स ले जाए नहीं, वो कमाने का मकसद होगा इसी इदारे पे ही खर्च हो। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसलिए इनके कोई ओनर डिविडेंड ड्राइंग्स नहीं है। लेकिन बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने खर्चे करने हैं, तो इन्होंने चूंकि खर्चे करने हैं तो इनकी भी फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। शुरू में तो कोई लोग होंगे जिन्होंने पैसे लगाए होंगे और वो इनको गवर्न भी कर रहे होंगे, फिर जो इनको डोनेशन देते हैं उनको भी जानना है कि उन पैसों का क्या इस्तेमाल हुआ। तो इन इदारों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बहरहाल होती हैं, और जो इनकी मशहूर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, बल्कि शोहरत से हमें क्या चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इस्तेमाल होती है, इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, एसओएफपी है, और एसओसीआई की तरह की एक चीज होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और ठीक है अकाउंट का लफ्ज, और रिसीट्स पढ़ा हुआ था, लेकिन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ा हुआ, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो ये तीन इसकी ज्यादा मशहूर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जाम में टेस्ट होती हैं, और एक और भी है लेकिन वो अभी नहीं, वो चैप्टर के आखिर में बताऊंगा। अरे कॉफी मेरे लिए, शुक्रिया है। अभी आता हूँ, खाता हूँ। क्या होगा गरीबों का? इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ना कुछ बेसिक से फॉर्मेट बता रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं आपको इनके फॉर्मेट्स बता रहा हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट्स हैं जो बनाने को कही जाती है सवाल में। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, फॉर्मेट्स कह लें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट। अच्छा, ये जैसे बिजनेस की एसओएफपी है ना, इसकी भी तकरीबन वैसी ही है। नॉन करंट एसेट्स,
ये मैंने फॉर्मेट लिखा था, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स बता रहा हूं। ये वो इदारे हैं जिनका जिंदगी का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन चूंकि इनमें भी पैसे की आनियां जानियां हैं, इनके पैसे का इनफ्लो है, उन्होंने पैसे खर्च करने हैं, इनकी भी बिल्डिंग फर्नीचर सब एसेट्स भी होंगे इनके, तो इनकी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं, जो कि एक और भी है, लेकिन उससे पहले ये 3 है। आपसे सवाल में ये रिक्वायर्ड हो सकती है, होती हैं, तो मैं बताने ही लगा हूं कि इनका नॉर्मली फॉर्मेट क्या होता है ताकि जब प्रैक्टिस करें तो कुछ शक्ल तो दिमाग में होना कि क्या है। और इस चैप्टर के सवाल लंबे लंबे सवाल होते हैं। बुजुर्गों को नहीं पसंद है, आपके जो बुजुर्ग हैं उनको लगता है बहुत मुश्किल है। ये बुजुर्ग हैं जो आपसे पहले एफआर में दे चुके और फेल हो चुके। ये बता दो साहब, जिस तरह सोल ट्रेडर में होता ना कैपिटल, इसमें कैपिटल तो नहीं, लेकिन शुरू में इदारा बनाने के लिए पैसा तो चाहिए था। तो जैसे वहां पर ओनर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यहां पर भी कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, उनको मेंबर्स कह ले, वो भी शुरू में पैसा तो इकट्ठा करते ही हैं, फिर ये इदारा बनता है, उसको कहते हैं कैपिटल फंड। और जिस तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हर साल जो बिजनेस नेट प्रॉफिट कमाता है वो कैपिटल में ऐड होता है, इंडिविजुअल बिजनेस की बात कर रहा हूं, ये भी प्रॉफिट तो नहीं लेकिन उसकी तरह की एक चीज कमाता है, उसको कहते हैं सरप्लस, और अगर लॉस हो तो उसको कहते हैं डेफिसिट। और इसके अलावा भी, जो कि अभी सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूं, लेकिन आएंगे इस चैप्टर के आखिरी दिनों में कहीं, कुछ और नामों के साथ भी ना फंड लिखा हो सकता है, और भी कुछ नाम हो सकते हैं, ये सब इक्विटी का हिस्सा है। ये और हैं कुछ नाम जो इस चैप्टर के आखिरी क्लासेस में कहीं आएंगे। इक्विटी की हेडिंग में एक होता है कैपिटल फंड, जिसमें ये ऐड हुआ, ये यहां आ गया। इसके अलावा कुछ और फंड भी हैं, यानी इक्विटी, कैपिटल फंड, फलाना फंड, फलाना फंड, और बाकी नॉन करंट लायबिलिटीज चांसेस कम है इसके, लेकिन बहरहाल हो सकती है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, इक्विटी पोर्शन इसका डिफरेंट है, एसेट्स लायबिलिटीज बिजनेस जैसा ही है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी बिल्डिंग होगी, इनके पास भी बिल्डिंग होगी, उनके पास भी फर्नीचर कंप्यूटर होगा, इनके पास भी होगा, वहां पर भी स्टॉक पड़ा होता है, इनके पास भी स्टॉक हो सकता है, कैश बैंक यहां भी है, क्रेडिटर्स यहां भी हैं। तो तकरीबन ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं ये मोस्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही हैं, ये एक डिफरेंट है बिजनेस से। ये होता है एसएफपी।
हाँ भाई, एसएफपी नोटेड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये होता है इनकम स्टेटमेंट की नेचर की चीज, जिसमें इनकम्स और एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अच्छा, मैं वैसे पर्सनली जो है ना वो इसको टी अकाउंट की शक्ल में ही बनाया करूंगा, लेकिन इसको ऐसे वर्टिकल शक्ल में भी बना सकते हैं। मुझे इसमें जो आसानी लगती है वो भी सवाल करते हुए बता दूंगा। एक्सपेंसेस और इनकम्स इस साइड पे आती है, इस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम्स, इस साइड पे आते हैं एक्सपेंसेस, और फिर दोनों साइड्स का टोटल किया, और अगर ये साइड ज्यादा हुई तो बैलेंसिंग फिगर यहां आएगी, वो कहलाएगा सरप्लस। समझने के एतबार से ये प्रॉफिट की तरह की चीज है, और अगर बैलेंसिंग फिगर यहां निकली तो ये होगा डेफिसिट। ये इस टी अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है। या वो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। अच्छा, वैसे बता रहा हूं, अगर कोई लिखना चाहे तो मैं वैसे पर्सनली ये करता नहीं हूं कि इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं। इनकम्स अंग्रेजियां लिखी, उनकी फिगर्स आई, ये इनका टोटल यहां आ गया, लेस एक्सपेंसेस, इनकी अंग्रेजियां, इनकी अमाउंट, टोटल यहां आ गया, और ये सरप्लस। ऐसे भी बना सकते हैं। मैं वैसे इसलिए ऐसा नहीं करता कि पेपर में ना एक्सपेंसेस इनकम्स ये काफी सारे होते हैं, तो एक पूरे पेज पे टी बनाया हो ना तो जगह अच्छी मैनेज हो जाती है। इस तरह बनाया हो तो जगह में फिर ये जगह कम पड़ गई, फिर अब कहां से लाएं जगह, तो इसलिए इस शक्ल में बना लेंगे तो ज्यादा आसानी। किधर ये किधर ये एक्सपेंसेस की हेडिंग है, खाली जगह में क्या आएगा? ये एक्सपेंसेस लिखेंगे ना इधर। बिजनेस के एक्सपेंसेस यहाँ क्यों लिखेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के अपने एक्सपेंसेस होंगे। हाँ, वो तो भी फॉर्मेट बनाया तो पार्टी शुरू हुई है। मैं आपको ये इनकम्स की टाइप्स बताऊंगा, एक्सपेंसेस की टाइप्स बताऊंगा। है क्या बनाया है, ये मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इसकी शक्ल ये ऐसे भी हो सकती है, तो अगर किसी ने ऐसे करनी है तो कर ले, और मैंने जल्दी से मिटा दिया ताकि ना करें आप। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और ये होता है एक टी अकाउंट जैसा, जो कि टेक्निकली दैट इज कैश एंड बैंक का अकाउंट, यानी ये कैश और बैंक का कंबाइंड टी अकाउंट है। तो जब ये टी अकाउंट है तो फिर इसका बीडी बैलेंस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों जगह कैसे हो सकता है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ये होगा, पैसे पड़े में तो ये होगा, और इस साइड पे आ गई रिसीट्स, इस साइड पे आ गई पेमेंट्स। हेडिंग भी लिख लेंगे तो भी सही है, बगैर हेडिंग के भी हो तो भी पता ही है कि रिसीट साइड है, तो इसको कहते हैं रिसीट साइड, और ये है पेमेंट्स। और ये सारी रिसीट पेमेंट्स ये टी अकाउंट जैसा ही है, और यहां पर फिर सीधी बैलेंस या यहां भी हो सकता है। तो ये कैश और बैंक का कंबाइंड टी अकाउंट होता है।
जी सर। ध्यान बैठी। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट जी गा दूँ नोटेड। अच्छा, मैंने जीटी वाले स्टूडेंट्स को सुबह नहीं कहा था, जो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मैंने नोट का फॉर्मेट बना के दिया था, तो जो मैंने खुद से बना के क्लास में एक सवाल कराया था ना, खुद से बना के एक सवाल कराया था जिसमें एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एक वो इन्वेंट्री की पॉलिसी थी, उसका वो चेंज इन पॉलिसी का नोट बना के लाइएगा मंडे को। है? मैंने खुद ही जो पॉलिसी चेंज का एक सवाल बना के कराया था जिसमें एक इन्वेंट्री फाइफो एफ को था और एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी कॉस्ट मॉडल फेयर वैल्यू मॉडल, वो वाला, उसका चेंज इन पॉलिसी का नोट बनाइएगा। इसमें जो जैन क्वेश्चन है ना, उसको मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं। एक है जिसमें आपसे ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो 3 पढ़ी हैं ये मांगी होंगी, और ये हैं सारी की सारी इग्नोरिंग एसएनपो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टैंडर्ड्स हैं, तो इनको इनके बगैर सवाल, यानी स्टैंडर्ड्स के बगैर वाला सवाल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मांगी होंगी, और इनमें से भी मैं आगे मजीद 2 हिस्से बांट रहा हूं। इस ऑर्गेनाइजेशन में डबल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो नहीं होता होगा, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं होता होगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि ट्रायल नहीं होगा, और एक उन तरह के सवाल होंगे जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करती होगी। यानी सवाल में आपको ट्रायल दिया हुआ होगा, एक तो ये 2 तरह के सवाल हो गए, और ये 2 तरह, इसके 2 टुकड़े किए मैंने, और एक वो है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मांगी होंगी, लेकिन in accordance with SNPO.
अच्छा, इस सारी कहानी का ना मकसद ये है कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये आए थे कुछ 2 साल पहले सिलेबस में, उससे पहले ये सिलेबस में नहीं थे। तो वो जो पहले वाले सवाल थे ये मैंने वो रखे, और स्टैंडर्ड सिलेबस में आ जाने के बाद भी ये वाले सवालों की तरह का सवाल टेस्ट हो सकता है। और फिर जब स्टैंडर्ड सिलेबस में आए और उनके मुताबिक जो सवाल बनने शुरू हुए, ये मैंने 2 अलग अलग बांटे, यानी नए सवाल पुराने सवाल, लेकिन ये अब भी इसलिए रेलिवेंट है कि इस टाइप के सवाल अब भी आ सकते हैं। तो मैंने फिर ये कह दिया कि एग्जाम क्वेश्चन वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनवाने का सवाल जो इग्नोरिंग एसएन को, और वो जिनमें एसएन को टेस्ट होगा, और वो जो इग्नोरिंग है उसको मैंने फिर 2 हिस्सों में बांट दिया, ट्रायल बैलेंस गिवन होगा या ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होगा। अभी तो यहाँ चेंज करके गया। तो ये 2 तरह के सवाल मैंने बांटे हैं, इसमें प्रैक्टिस ही सारी। हाँ, उस प्रैक्टिस से पहले भी कुछ चीजें सिखानी है आपको, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बड़े बड़े सवाल होते हैं, उन क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने उन क्वेश्चंस को 2 समय बांटा हुआ है। वो जब स्टैंडर्ड्स सिलेबस में नहीं थे, यानी स्टैंडर्ड्स के बगैर बनाए गए सवाल, और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाए गए सवाल। और ये कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, यानी ये सवाल इनसे बस थोड़े से डिफरेंट होंगे, मेनली इसी तरह के होंगे, इस तरह के, लेकिन कोई बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं होने लगा। तो सवालों को मैंने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। सबसे बात कर, सवालों को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। वो सवाल जो स्टैंडर्ड्स से इग्नोर करके बनाए हुए, और वो सवाल जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाए हुए। वो सवाल जो स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करके बनाए हुए वो भी आगे मैंने 2 हिस्सों में बांट दिए। ट्रायल बैलेंस गिवन नहीं होगा, टूटा फूटा डाटा होगा, या ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको सीखनी पड़ेगी पहले कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी होती है। बस ये बात होगी पूरी। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने के लिए यह जानना पड़ेगा कि इन ऑर्गेनाइजेशन की इनकम्स मेनली क्या क्या होती हैं। सबसे मशहूर इनकम होती है इसकी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इस इदारे में जो लोग इस इदारे के मेंबर बन गए होंगे ताकि इदारा चलता रहे, तो वो पीरियोडिकली कुछ पैसे देते रहते होंगे इसको। डोनेशन अलग चीज है, डोनेशन से हटके चीज है ये। एक रेगुलर जैसे मेंबर रजिस्टर हो गया, अब उसने इस इदारे को अपना हिस्सा देना है, तो उसको मेंबरशिप फीस भी कह सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं। मेंबरशिप फीस ये एग्जाम क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, और ज्यादा कैलकुलेशन इसी में उलझाई होती है। ये होती क्या है, होती ये है कि रजिस्टर्ड मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जी, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, यही है। नहीं, एनजीओ, हाँ नहीं है। जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, तो वो रेगुलरली एक प्री डिटरमिन्ड फीस है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया करते हैं। और ये जनरली एनुअल होती है, मंथली भी हो सकती है, लेकिन जनरली ये एनुअल होगी। जैसे आप लोगों ने आईकैप में सब्सक्रिप्शन भी पे करनी होती है, हमने भी पे करनी होती है जो मेंबर्स हैं, तो जनरली ये एनुअल होती है।
हम लोगों ने भी पे करनी होती है आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मेंबर्स हैं। कितनी पे करते हैं पता नहीं, ये तो कॉलेज से जाती है, मुझे तो और भी नहीं क्या कभी। एफसीए की पता नहीं 20-25 हज़ार होगी और क्या। 30 ये गैर मुहज्जब सवाल होता है, गैर मुहज्जब सवाल होता है। कितने बस चूंकि ये टाइम रिलेटेड है, जैसे 2022 की सब्सक्रिप्शन, 2023 की सब्सक्रिप्शन पीरियड रिलेटेड है ना। चूंकि ये पीरियड रिलेटेड है, टाइम रिलेटेड, पीरियड रिलेटेड कह देता हूं। चूंकि ये पीरियड रिलेटेड अमाउंट है 2022 2023, तो इसलिए इस पे एक्रूअल कॉन्सेप्ट लगेगा। इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक्रूअल कॉन्सेप्ट लगेगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट लगता है उन आइटम्स पे जो हर पीरियड में पे रेगुलरली हो रही होती है। तो फिर इतने महीने अगले साल में, इतने महीने पिछले साल में, वो लगता है फिर इनके ऊपर। तो चूंकि पीरियड रिलेटेड अमाउंट है, रेगुलर है, हर साल होती होगी, इसलिए कितनी इनकम बननी चाहिए, जितने पैसे मिल गए, जितने मिलेंगे, पीरियड रिलेटेड है, कितनी इनकम बननी चाहिए जो उस पीरियड से रिलेटेड है, जो उन 12 महीनों से रिलेटेड है। ज्यादा पैसे मिल गए हैं तो लायबिलिटी, थोड़े पैसे मिले हैं तो एसेट रिसीवेबल। तो वही जो आपको मैंने पिछले हफ्ते, बल्कि उससे पिछले हफ्ते, इसी में आगे चल रहा हूं। आपको सवाल में ना जनरली ये वर्किंग करनी पड़ेगी। ये मैं एक वर्किंग बता रहा हूं और ये उसी पे ही बेस्ड है जो एक्रूअल चैप्टर पढ़ाते हुए बताई थी। और मैंने नाम सब्सक्रिप्शन लिखा है, मेंबरशिप फीस भी हो सकती है साल में। क्या क्या इसके अकाउंट में चीजें याद हैं आपको? वही एक्रूअल वाला, ये मैंने इनकम बता रहा हूं, एक्सपेंस इनकम है, तो क्या क्या आता है इसमें? बीडी बैलेंस 6 लाइनें लिखी थी इसमें। इस साइड पे क्या आएगा? इनकम का अकाउंट बता रहा हूं, एक्सपेंस का नहीं। ओपनिंग एक्रूड, उसको ओपनिंग एक्रूड भी कह सकते हैं, ओपनिंग रिसीवेबल भी कह सकते हैं। इधर क्या आएगा? ओपनिंग एडवांस। ये मैं वो टी अकाउंट बना रहा हूं जो आपको एक्रूअल प्रीपेमेंट वाला टॉपिक रिवाइज कराया था ना, उसमें कहा था ये अकाउंट याद रखना है, एनपीओ में काम आएगा। और क्या आता है इसमें? इनकम फॉर द ईयर, जितने टोटल पैसे रिसीव हुए होंगे। और क्या आता है? क्लोजिंग एडवांस। और अच्छा, यहां पर मैंने बीच में एक लाइन की जगह छोड़ी है, क्लोजिंग रिसीवेबल। ये एक्रूअल वाला टॉपिक रिवाइज कराते हुए बताया था। यहां मैंने एक चीज लिखनी है अभी। अगर हम सवाल की वर्किंग कर रहे हुए चाहिए होगी, वर्किंग करनी पड़ेगी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सवाल हुआ, तो इस वर्किंग में से कौन सी फिगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे? ये हमें ये वर्किंग करनी पड़ रही होगी, बाकी चीजें गिवन होंगी, ये ढूंढनी पड़ेगी। अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का सवाल कर रहे हो तो ये, एसओएफपी का सवाल कर रहे हो तो ये दो। और ये सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के लिए खास है जो मैं अब करने लगा, इसलिए मैंने इसकी हेडिंग अलग बनाई है। इसको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। अगर एक डेटर की तरह का अकाउंट समझे, ओपनिंग डेटर, सेल्स, रिसीट्स, क्लोजिंग डेटर्स, तो और क्या रह गया? राइट ऑफ। तो अगर कोई मेंबर पैसे उसके ड्यू थे, मर गया, छोड़ गया, अब उससे नहीं राब्ता हो रहा, तो उसके जो पैसे ड्यू थे वो गए, तो उसको कहते हैं राइट ऑफ या सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। तो वो यहां पर क्रेडिट आ जाएगा, बिल्कुल जैसे बैड डेट राइट ऑफ होता है। तो अगर हमें ये सवाल में वर्किंग करनी पड़ रही है और इस सवाल की रिक्वायरमेंट थी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो हमारी इस वर्किंग में से ये फिगर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगी। ये मैंने टी अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि सवाल में ना हमें ये फिगर नहीं होगी, बाकी गिवन होगी तो फाइंड करनी पड़ेगी, तो वो मैंने एक वर्किंग का फॉर्मेट बनाया। अगर हम सवाल सॉल्व कर रहे हुए और उसके लिए इस वर्किंग की जरूरत हुई एसओएफपी का, तो ये एसओएफपी में, और एसओएफपी में भी कहां? करंट एसेट्स में। ये एसओएफपी में कहां?
करंट लायबिलिटीज में। और अगर सवाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सॉल्व कर रहे हुए, ये इनकम में और ये एक्सपेंसेस में, ये इनकम में, इनकम। चलिए इसके करते हैं कुछ सवाल। जी नोटेड। ठीक है नोटेड। चलिए सवाल लिखें। बैलेंसेज बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 23। बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 23।
क्या लिखा? बैलेंसेज एज एट 1 जनवरी 23। एडवांस सब्सक्रिप्शन जी, बैलेंसेज बता रहा हूँ ना। एडवांस सब्सक्रिप्शन 140,000, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 35,000, चलिए बैलेंसेज से शुरू वाले। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, 4.5 million, 4.5 million. Subscription receivable written off during the year, 20,000, 20,000. Balances है जी, रिटर्न ऑफ कितना? 20,000. बैलेंसेज एज एट 31 दिसंबर 23। एडवांस सब्सक्रिप्शन 175,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 50,000, 50,000. सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर बता दें, पता नहीं यार कितना बताया, 50,000। हाँ, सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर बता दीजिए। अच्छा, पास हो गया। अच्छा भाई भी आ गया, अच्छा इत्तेफाक से हो गया। हाँ जी, ओपनिंग एडवांस 140, ओपनिंग रिसीवेबल 35, राइट ऑफ 20,000, क्लोजिंग एडवांस 175, क्लोजिंग रिसीवेबल 50,000, रिसीट्स और इनकम। चलिए, ये तो था सादा सा सवाल जिसमें सिर्फ फिगर्स भरनी थी और मैचिंग निकालनी थी। अब थोड़ी सी मुश्किलें डालता जाता हूं। लिखें सवाल। हाँ जी, balances as at 1st January 23। इससे कोई सवाल किसी का? ये सवाल बोर्ड पे आ रहा है। balances as at 1st January 23, advance subscription relating to 2023, relating to 2024, 60,000 और 80,000।
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल रिलेटिंग टू 2020 रिलेटिंग टू 2021 रिलेटिंग टू 2022। ये हो गए बैलेंसेस एज एट 1 जनवरी 23, ये और ये टोटल रिसीट्स, टोटल सब्सक्रिप्शन received during the year. टोटल देखिए क्या बना है 2626 यहां तक लिखे, फिर थोड़ी सी अंग्रेजी लिखता हूं। यहां तक लिखा। एट ईयर एज एट 31 दिसंबर 23, एज एट 31 दिसंबर 23 सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू, एज एट 31 दिसंबर 23 सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू रुपीज 160,000, 1,60,000 in respect of 2023, in respect of 2023 is still receivable, is still receivable। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट decided to write off remaining receivable balance relating to 2020। आपसे रिक्वायर्ड है जी सर, नींद आ रही है। चले पे घर चले जाए, किसी बड़े से लिखवा लें। आपसे रिक्वायर्ड है सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बना दें 2023 का। अभी तो ब्रेक के बाद और बड़े बड़े सवाल करने हैं। 2023 का, हाँ जी क्या फॉर द ईयर 23 सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाना है।
सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बना दें फॉर द ईयर 2023। देखना होता कर लिया। हाँ जी चल देखें ये बाकी इधर देखें सारे। ओपनिंग एडवांस कितना? ओपनिंग एडवांस
140,000। ये क्या फ्यूचर नजर आ रहा है हमें? मतलब हमें 1 जनवरी 23 पे खड़े होके हम कह रहे हैं कि है तो एडवांस इतना, लेकिन हम फ्यूचर देख रहे हैं अगले साल इतना एडवांस होगा। भाई लिखा हुआ है बैलेंसेस एज एट 1 जनवरी 23 एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो 140 है ना, 60 कहां से? ये 24 कहां से आ गया बीच में? भाई 2022 में मेंबर्स ने 23 की और 24 दोनों के पैसे पकड़ा दिए थे, तो वो 22 के एंड पे टोटल एडवांस इतना है। ये तो वैसे ब्रेकअप बताया हुआ है कि जो पैसे पकड़ा चुका है मेंबर, इतने वो 23 के दे चुका हुआ, इतने 24 के भी दे चुका हुआ। यानी आपने फीस सीफैब की भी जमा करा दी। वही ना, ये अगले सेशन की तो चलो जो करानी थी आपने सीफैब की भी जमा करा दी। पता नहीं 2-4 साल बाद कब की बात है। तो वो जो आपकी बात नहीं कर रहा, वो ऐसी ही कुछ कोई मिसाल दे रहा हूं। तो ये टोटल पैसे 140,000 एडवांस था, सिर्फ 60 नहीं था। तो इसका मतलब बाकी भी सब गलती किया होगा। 140,000 और ओपनिंग रिसीवेबल कितना है? 145। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेंबर्स ने जो पैसे देने हैं इतने तो 2020 से वो टरफारा अभी तक नहीं दिए, इतने 2021 वालों में से कुछ है, इतने 22 वाले। 1 जनवरी 23 से टोटल रिसीवेबल इतना है। ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कितना हुआ? सिर्फ 25 लाख। ये सारा रिसीव हुआ है, तो टोटल रिसीट्स आ गई 2626। राइट ऑफ 2020 से रिलेटेड 15,000 रिसीवेबल था, 6 इस साल हो गया रिसीव, बाकी 9 राइट ऑफ करना है। ये भी ठीक है। क्लोजिंग रिसीवेबल क्लोजिंग रिसीवेबल 2,05,000। चलिए क्लोजिंग रिसीवेबल निकाल के दिखाते हैं, देखते हैं कितना का सही है। जब साल शुरू हुआ था तो एक 35 रिसीवेबल था, जिसमें से इतना 20 से रिलेटेड था, वो तो मिल गए और खत्म हो गया। इतना 21 से रिलेटेड रिसीवेबल था, जिसमें से इस साल मिला 20, बाकी 10 स्टिल रिसीवेबल है। 2022 ईयर से रिलेटेड इतना रिसीवेबल था 90, मिल गया 55, 35 स्टिल रिसीवेबल है। और 2023 से रिलेटेड मैंने अलग लिखवाया था, ये क्लोजिंग रिसीवेबल है। ये भी चाहिए? नहीं, अच्छा जो नहीं तो वो अभी भी नहीं समझा। देखते हैं जी क्लोजिंग एडवांस। क्लोजिंग एडवांस 24 से रिलेटेड जो भी पैसे आ चुके हुए हैं 23 के एंड पे खड़े होके वो एडवांस है। यानी मिल चुके हुए पैसों में से जो अगले ईयर से रिलेटेड है वो क्लोजिंग एडवांस है। ये तो पिछले साल ही मिल गया था, लेकिन स्टिल एडवांस ही है ना, इतना और इस साल मिल गया है, तो 125,000 क्लोजिंग एडवांस। इसको बैलेंस करिए 27। ये सही भी है किसी का? बस एक दो होगा। हाँ यार, अच्छा जो लोग होश में हैं उनको एक और चीज बता रहा हूं। 2023 की इनकम अगर डायरेक्टली उसके बगैर यहां से घूम फिर के निकालनी हो तो टी अकाउंट बनाए बगैर अगर 2023 की इनकम पूछे, टी अकाउंट बनाए बगैर 2023 की इनकम फॉर द ईयर, आना तो 27-20 ही है, लेकिन टी अकाउंट के बगैर कैलकुलेट करके दिखाएं। और 3 फिगर से प्लस माइनस करके आ जाना है। कोई नहीं, 27-20 प्लस
हाँ प्लस बिल्कुल सही 160 25 लाख प्लस 160 प्लस 60 बिल्कुल सही यार इतने काबिल बच्चे हुआ करते थे। ये पिछले साल मिल गए थे लेकिन है फॉर द ईयर 23 से रिलेटेड। ये 23 में इनकम बनेगी। ये पैसे 23 से रिलेटेड है, 23 में मिल गए, ये भी 23 की इनकम बनेगी। और 160 है जो 23 से रिलेटेड है लेकिन अभी तक मिला नहीं, ये भी 23 की इनकम बनेगी। दिस प्लस 25 लाख प्लस ये 27-20 बनेगा। चलो ठीक है जी, नमाज पढ़ने फिर और सवाल करते हैं।